ये अद्भुत लोक कहता हूं मैं इसे, विज्ञान कथाओं के अद्भुत लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान कथाएं क्या हैं? ये कथा लेखन की ही, विज्ञान कथा साहित्य जो है वो कथा लेखन की ही एक विधा है, जिसको हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन नहीं मिला है, उसको बढ़ावा उतना नहीं मिला है। हालांकि कम से कम 100 वर्ष से यहाँ पर लिखा जा रहा है। ये साइंस फिक्शन या विज्ञान गल्प या कुछ लोग विज्ञान कथा कहते हैं या विज्ञान कथा साहित्य के एक मोटे अर्थ के भीतर ही आता है। साइंस फिक्शन या विज्ञान गल्प नामकरण से बहुत पहले भी इस तरह की कहानियां लोग लिख रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो आगे चल करके साइंस फिक्शन कहलाएगा। इस विधा के जनकों को तब नहीं मालूम था कि उनकी कहानियां आगे चलकर साइंस फिक्शन कहलाएंगी। इस विधा के जनक तो बहुत बाद में माने गए। साइंस फिक्शन को विदेशों में जो परिभाषा की गई है उसको फैंटास्टिक यानी अद्भुत या विलक्षण साहित्य के वर्ग में रखा जाता है, और इसके 3 उपवर्ग माने जाते हैं। साइंस फिक्शन यानी कि विज्ञान गल्प, फंतासी साहित्य और अलौकिक आख्यान। इनमें से सबसे लोकप्रिय विधा जो है वो साइंस फिक्शन है, और इस विधा का विकास, जैसा कि मैंने पहले बताया, अतीत से तो कई सदियां लगी जिसमें कि इसका विकास हुआ। प्राचीन कथाओं और पौराणिक आख्यानों में भी विज्ञान कथाओं के बीच मौजूद थे। कई लोग कई तरह की कहानियां बताते हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथों से बताते हैं, अपने प्राचीन आख्यानों में से हम बताते हैं। ऐसे बेबीलोन की, यूनान की और तो दुनिया भर की तमाम सभ्यताओं के प्राचीन आख्यानों में इस तरह की कथाएं हैं जो कि अलौकिक लगती हैं, लेकिन कल्पना के पंख उनके दूर दूर तक गए हैं, जिससे मनुष्य जो सपने देखता था उन सपनों को उन्होंने आकार देने के लिए उस तरह की कहानियां बुनी। अब जहां तक परिभाषा की बात आती है, अगर आप नेट पर खोजेंगे तो इसकी सैकड़ों परिभाषाएं मिलेंगी। 100, 150, 200 तो आपको आम दिखाई देंगी। लेकिन फिर मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं? एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं स्टर्जियोन, थियोडोर स्टर्जियोन। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जिनसे इसको थोड़ा सा इसकी व्याख्या परिभाषा की जा सकती है। वो है, विज्ञान कथा एक ऐसी कहानी है जिसे मानवीय समस्या और मानवीय समाधान के आधार पर बुना जाता है, और यह वैज्ञानिक विषय वस्तु के बिना घटित नहीं हो सकती। अगर उसके भीतर विज्ञान नहीं है तो फिर वो घटित नहीं होगी, वो कहानी नहीं बन सकती। यह परिभाषा सभी विज्ञान कथाओं पर तो लागू नहीं होती, लेकिन हाँ, अच्छी विज्ञान कथा लिखने के काम आ सकती है। अच्छा, विज्ञान कथाओं के जो शुरुआत हुई वो दादी नानी की तरह कहानियां सुनाने से लेकर के धीरे धीरे जब वैज्ञानिक तथ्य सामने आने लगे, प्रकृति के गूढ़ रहस्य जब खुलने लगे, तो धीरे धीरे कहानियों में वो सच आने लगा, और उस सच के आने के बाद कहानियों का स्वरूप बदलने लगा। अचानक, जैसे अभी मैंने भूत की बात बताई या राक्षसों की बात बताई, उनमें से लोगों को लगा कि नहीं, इसमें तथ्य नहीं है। वो तर्क के स्तर पर देखते थे तो उसमें उन्हें उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता था। तो इस तरह से ऐसी तर्कपूर्ण कहानियों की शुरुआत हुई कि ऐसा भी हो सकता है करके, और इसलिए उस समय जो कहानियां लिखी गई उनमें साइंस जैसा तो दिखता है, या साइंस का थोड़ा बहुत आधार जो साइंस उस समय था उसका रूप दिखता है, उसी से भविष्य की कल्पना भी दिखती है, लेकिन वो प्रोटो साइंस फिक्शन कहलाता है। करीब इसमें कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में साइंस शब्द आया करके, इस पर तरह तरह के व्यूज हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में कहा जाता है कि साहित्य जो है वो शब्द उसमें 18वीं शताब्दी में बना। पौराणिक आख्यानों में, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे 19वीं सदी से पूर्व भी अनेक रोमांचक रोचक रचनाएं लिखी गई, लेकिन उनमें विज्ञान की बुनावट नहीं थी। इसलिए 18वीं शताब्दी और इससे पूर्व लिखित रचनाओं को साइंस फिक्शन या विज्ञान गल्प नहीं बल्कि आदि विज्ञान गल्प कहा जाता है। उस समय जो विज्ञान गल्प लिखा गया उनमें से न्यू एटलांटिस जैसे फ्रांसिस बेकन का वॉयस टू द वर्ल्ड ऑफ कार्टियस है। सोमनियम का नाम आप याद कर सकते हैं। सोमनियम जो है, जोहानिस केपलर ने, खुद केपलर जैसे वैज्ञानिक ने सोमनियम लिखा। गुलिवर की यात्राएं जो आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी थी,
उनमें एक कल्पना इस तरह की गई कि एक विशाल विराट व्यक्ति और एक फिर बौने व्यक्ति की, और उसमें गुलिवर किस तरह से वहां जाता है। लेकिन शुरुआत जो असली मानी जाती है, जैसे मैंने कहा, विज्ञान की बुनावट। बड़ी मजेदार बात है, मैं अपने समय के भीतर ही बात खत्म कर लूंगा। मजेदार बात यह है कि लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और उनकी पत्नी मैरी शैली वो घर पर मिला करते थे, और कुछ और साहित्यकार आते थे और आपस में बातें करते थे। एक बार बायरन साहब को बड़ा उनको आइडिया आया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक कोई ऐसी कहानी लिखते हैं, भूतों की कहानी लिखते हैं कुछ इस तरह की, जो अद्भुत कहानी हो कोई, चलो आपस में लिखते हैं। शायद उन्होंने नहीं लिखा, पीबी शैली ने भी नहीं लिखा, लेकिन मैरी शैली ने उन दिनों ये इतालवी वैज्ञानिक लुइगी गलवानी ने प्रयोग किया हुआ था, और उन्होंने मेढक की, मरे हुए मेढक की टांग को अब उसमें हरकत ला दी थी। तो मैरी शैली ने उसकी कल्पना की, उसने कहा अगर ऐसा हो सकता है तो कल को विभिन्न अंगों को काट के अगर हम एक जोड़े तो एक मनुष्य भी तो तैयार हो सकता है। तो उसने एक वैज्ञानिक बनाया फ्रैंकेनस्टाइन नाम से, और वो कहानी लिखी उन्होंने अपने इसकी एक राक्षस उस तरह से बन के आगे चल करके जो मनुष्य पैदा हुआ, वो आज हम मिसनोमर है, वो आज हम फ्रैंकेनस्टाइन कहते हैं उस राक्षस को, जबकि उस मूल कहानी में फ्रैंकेनस्टाइन वैज्ञानिक है, राक्षस एक अलग है जो उसने क्रिएट किया, बनाया। इस मैरी शैली के 1818 में जो ये फ्रैंकेनस्टाइन उपन्यास लिखा गया, इससे शुरुआत मानी जाती है। इसलिए विज्ञान कथाओं की आदि जो जननी कही जाएगी वो मैरी शैली को कहते हैं। ये चूंकि विधा ने वहां जन्म लिया तो उसको माना जाता है। उनसे आगे इस तरह के सोच को जिन्होंने बढ़ाया, उनमें से एडगर एलन पो, जिसमें सभी ने नाम सुना है कि इतने बड़े साहित्यकार जो थे, जूल्स वर्न, उनको कौन नहीं जानता, और एच.जी. वेल्स जो अंग्रेज कथाकार थे और अंग्रेजी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं, इन तीनों ने इस विधा के सोच को आगे बढ़ाया। एडगर एलन पो ने बैलून पर, उन दिनों मंगोलफियर बंधुओं ने बैलून उड़ा दिए थे, बैलून उड़ चुके थे, सब हो चुका था, तो उन्होंने ये सोचा कि बैलून में यात्रा की जाए, और अटलांटिक पार करके उन्होंने दिखा दिया अपनी कहानी में। ये सबसे पहले एडगर एलन पो ने लिखा था। जूल्स वर्न लिखते हैं कि मैं उनकी कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। जूल्स वर्न ने जो आपके गुब्बारे में विश्व की सैर कराई है जो अपने पाठकों को, उसके लिए मूल प्रेरणा उनको एडगर एलन पो से मिली थी। इनके जूल्स वर्न के, ये फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे, इनसे 25 वर्ष छोटे एच.जी. वेल्स थे। जूल्स वर्न ने अत्यंत रोचक और रोमांचक यात्राओं की कहानियां लिखी, वो एक तरह का साइंस फिक्शन था। लेकिन एच.जी. वेल्स का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने मनुष्य और समाज की, मनुष्य और उसके मनोविज्ञान की कहानियां लिखी। इसलिए आज गंभीर विज्ञान कथा साहित्य का जनक एच.जी. वेल्स को माना जाता है, और विज्ञान कथा साहित्य, साइंस फिक्शन का जनक जूल्स वर्न को भी माना जाता है। ये दोनों इसके जनक माने जाते हैं। एडगर एलन पो के बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने तमाम इन चीज़ों पर लिखा। और जूल्स वर्न का कुछ चीज़ें भारतीय संदर्भ में बहुत अच्छी लगती हैं। आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि इस स्तर का लेखक भारत आया, कानपुर में उन्होंने जब रेलवे लाइन पढ़ रही थी उसको देखा, और उसके आधार पर द डेमन ऑफ काउनपुर करके, वो पुरानी अंग्रेजी में काउनपुर लिखा जाता था, द डेमन ऑफ काउनपुर, उन्होंने उपन्यास लिखा, और उनके कुछ उपन्यासों में भारतीय नामों के चरित्र भी हैं। तो जूल्स वर्न यहाँ भी आए थे हमारे देश में, और इनके ये फ्रॉम द अर्थ टू द मून, ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ 20,000 लीग्स अंडर द सी, राउंड द मून, द मिस्टीरियस आइलैंड, ये अधिकांश लोगों ने सबने सुने या पढ़े हैं। एच.जी. वेल्स के उपन्यासों में टाइम मशीन आप लोगों को पता है, और वो इतना बड़ा आविष्कार था जो आज भी मूर्त रूप में कहीं नहीं है। टाइम मशीन तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पर हजारों कहानियां दुनिया की तमाम भाषाओं में लिखी गई हैं। ये इतना बड़ा आविष्कार एक कथाकार का था, एच.जी. वेल्स का, कि उन्होंने हम सबको सोचने के लिए कि जब हम काल यात्रा करें, समय में आगे और पीछे की यात्रा कर सकें, उसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन दी जिसका नाम टाइम मशीन था। द आइलैंड ऑफ मोरेयू में उन्होंने पहली बार जो है उनके प्रतिरोपण कर करके
और इनमें प्रतिरूपण के आधारित मतलब उस पर उपन्यास लिखा। द इनविजिबल मैन में आपको मालूम है कि वो गायब होके क्या क्या कुछ हो सकता है करके उस पर भारत में भी फिल्में बनी और जगह भी काफ़ी बनी है। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पर वो इतना अद्भुत उपन्यास था कि मंगलवासियों ने जैसे पृथ्वी पर हमला कर दिया है, इस विषय को लेकर उन्होंने लिखा था, जिसमें परिकल्पना केवल अगर इनकी गंभीर स्टडी की जाए, इनका अध्ययन किया जाए, जो समालोचक इनकी व्याख्या करते हैं वो मात्र मंगल के प्राणी आके धरती पर नहीं आक्रमण कर रहे हैं। अगर इसको आप प्रतीकात्मक रूप में लें तो किस तरह समाज में उन व्यक्तियों का, उन प्राणियों का आक्रमण हो रहा है, उसको अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो मंगलवासी आपको कुछ और दिखने लगेंगे। समालोचकों ने इनकी व्याख्या इस तरह से की है, इसलिए वो बहुत महान कथाकार माने गए। और इसका जब रेडियो रूपांतर किया गया अमेरिका में, तो जिस दिन ये शुरू हुआ, जिसने नाट्य रूपांतर किया था उसने इसको न्यूज से शुरू किया। जैसे कि रेडियो पर न्यूज आनी शुरू हुई, हजारों लोग जो है न्यूयॉर्क में शहर में सड़कों पर निकल आए थे कि कहाँ बचा जाए, किधर शेल्टर लें करके, इतना असर पड़ा था। द फर्स्ट इन द मून इनका भी उपन्यास है। ये एडगर एलन पो और उसके बाद जूल्स वर्न और एच.जी. वेल्स के लिखे हुए साहित्य को लेकर के ये एक सोच बना कि अब ये स्वरूप ले रही है, ये कहानी की एक नई विधा बन रही है। इसमें कुछ और भी उपन्यास आए जो आपके सामने हैं। इनमें इनके लिए भी कहा जाता है द स्ट्रीममैन ऑफ द प्रेरीज। एक नाम आप दोस्तोयेव्स्की देख रहे होंगे, जो दुनिया के महानतम लेखकों में से माने जाते हैं। दोस्तोयेव्स्की ने द ड्रीम ऑफ ए रिडिकुलस मैन लिखा। साहित्य के लोग शायद बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि उनका ध्यान अन्य उपन्यासों पर उनके बहुत ज्यादा है। लेकिन विज्ञान कथाओं के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तोयेव्स्की ने सोचा था, क्योंकि कोई बात सीधे उस समय के राजनीतिक माहौल में वो नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने एक अन्य ग्रह की कल्पना की। और वो रिडिकुलस मैन एक दिन देखता है कि मैं एक अन्य लोक में पहुंच गया हूं और वहां कैसे है, तो वहां के यूटोपिया पर उन्होंने, एक आदर्श राज्य पर उन्होंने कैसे लिखा, ये उन्होंने अपने द ड्रीम ऑफ द रिडिकुलस मैन में लिखा। जेकिल एंड मिस्टर हाइड को आप जानते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मून आंद्रे लारी का उपन्यास, ये कुछ उस पीरियड के नए उपन्यास हैं। एक और है द कनेक्टिकट यांकी एट किंग आर्थर्स कोर्ट, मार्क ट्वेन का लिखा हुआ है। मार्क ट्वेन के बारे में भी हमारे देश में बहुत जाना जाता है। 1889 में इन्होंने लिखा था। ये टाइम ट्रेवल की कहानी है कि किस तरह से वो लोग जो है समय में पीछे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या हो गया है करके। ये जर्नी टू द मार्स एक है। और उसके बाद कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky के बारे में सब जानते हैं कि ये रॉकेट के आविष्कार में सबसे बड़े जो उसके जनकों में से tsiolkovsky थे। लेकिन ये चीज कम लोगों को मालूम है। द कॉल ऑफ द कॉस्मोस उनका उपन्यास था, जो उन्होंने उस महान इंजीनियर और वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने वो लिखा। इन की रचनाओं को, इन तमाम चीजों को देखते हुए पत्रिकाओं ने इस विधा को आगे बढ़ाना शुरू किया और इनके कारण जो है विज्ञान कथाएं आगे लिखी जाने लगी। एक और मजेदार बात आपको बताऊं कि केवल यही नहीं, इनका तो कुछ न कुछ विज्ञान से संबंध दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से विज्ञान कथाएं लिखी हैं और अपने समय के विज्ञान को और अपने समय से आगे तक उसके प्रभाव को दिखाने के लिए उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों की रचना की। उनमें नाम सुनेंगे आप तो वोल्टेयर का बहुत शानदार उपन्यास है, दोस्तोयेव्स्की का है, अनातोली फ्रांस है, आर्थर कॉनन डॉयल है, रुडयार्ड किपलिंग है, जैक लंडन है, E.M. फॉस्टर, कार्ल चैपवेक, डोरिस लेसिंग। मैं किपलिंग और डोरिस लेसिंग की बात करना चाहूंगा। आपको ये जुन के बहुत खुशी होगी कि आपके इस साथी को मुझे आज सुबह रुडयार्ड किपलिंग के घर जाने का मौका मिला। मैं उस मकान में गया जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल के ठीक सामने, घड़ी के सामने एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। उसके 2 कमरे टूट के एक मजदूर बैठा था और ईंटें गिर रही हैं। और वहाँ कभी ब्रिटिश लोगों ने आके एक छोटा सा नीले रंग के उसमें बोर्ड लगाया है कि इस घर में किपलिंग रहा करते थे करके यहाँ, और उसके नीचे शराब की खाली बोतलें और प्लास्टिक और पॉलीथीन और कूड़ा करकट सब कुछ पड़ा हुआ है, वो भी गायब हो रहा है। उस पर पोस्टर चिपकाए हुए हैं और वो टूटी हुई दीवार जो है, जो किपलिंग की याद दिलाती है।
और प्रतीकात्मक ये है सबसे जोरदार, वहां खड़े होकर के आप ठीक सेनेट हॉल के सामने की घड़ी देखते हैं जो ये बताती है कि समय किसके साथ क्या करता है, समय कितना बलवान है करके। एक और रुडयार्ड किपलिंग का वो टूटा हुआ और भग्नावशेष पड़ा हुआ है, दूसरी ओर अटालिकाएं हैं। कुछ बच्चे वहां पर आए हुए थे जो चाय पी रहे थे या दुकानदार थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमें पता नहीं किपलिंग वगैरह कौन थे, हम तो यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं, पढ़ाई करके चले जाते हैं, तो उनको किसी ने बताया भी नहीं है। लेकिन वो इसी हमारे शहर में रुडयार्ड किपलिंग रहे थे और तब पायनियर निकलता था, उसके संपादकीय पृष्ठ के वो लिटरेरी संपादक हुआ करते थे। लिटरेरी संपादक पायनियर के इलाहाबाद शहर में वो रुडयार्ड किपलिंग रहा करते थे और यही वो हैं जिन्होंने आपकी जंगल बुक और ये सब कहानियां लिखी थी और इनकी साइंस फिक्शन भी है। और पहला जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1901 का था वो इन्हीं को रुडयार्ड किपलिंग को मिला था। इसके बाद जो है डोरिस लेसिंग की बात मैं कर रहा था, ये महिला जिनको 2007 का नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने 8 उपन्यास जो है इनके साइंस फिक्शन पर है। 8 उपन्यास इन्होंने केवल साइंस फिक्शन के औजारों को लेकर के साहित्य की रचना की है। तो उसमें प्रश्न ये उठता है कि एक इतने बड़े साहित्यकार को, इतनी बड़ी लेखिका को साइंस फिक्शन के औजार क्यों लेने पड़े लिखने के लिए, ताकि वो अपनी बात जो अन्य तरीकों से कह रही थी उससे कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से वो साइंस फिक्शन का सहारा लेकर के अपनी बात पाठकों तक पहुंचा सकें। इसलिए उनके वो 8 उपन्यास जो है वो बहुत चर्चित उपन्यास हैं उनके। इसके बाद अमेरिका का दृश्य आता है। अभी तक हम ब्रिटेन की और फ्रेंच उनके जूल्स वर्न की बात कर रहे थे, एच.जी. वेल्स की बात कर रहे थे। अमेरिका में ये एडगर राइस बोरोक्स ने उस समय लिखा था एक अलग किस्म का, जो उस तरह की कहानियां थी नहीं। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा, टार्जन के बारे में, टार्जन की कल्पना। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस महीने नवंबर 18 तारीख को, जहां तक अगर मेरी स्मृति साथ दे रही है, 18 तारीख को पहली बार अमेरिका में टार्जन की पहली कहानी, इनकी एडगर राइस बोरोक्स की पहली कहानी छपी थी टार्जन पर। इसलिए 18 नवंबर से शताब्दी वर्ष टार्जन का होगा और वो कैरेक्टर आज भी 100 साल बाद भी हमारे बीच घूम रहा है, बच्चों में बड़ा लोकप्रिय है। और वहाँ क्या हुआ कि ये कहानियों की पत्रिकाओं में से जो पल्प कहलाती थी, जो सस्ती पत्रिकाएं थी, उनमें तमाम आने लगी। साइंस फिक्शन भी उनके बीच आने लगा थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर वो सस्ती पत्रिकाएं पल्प में छप रहा है करके होता था। तो कुछ नए और अच्छे लेखकों की खोज शुरू हुई 1920 और 30 के दशकों में। इस विधा में काफ़ी नया विस्तार हुआ। इसमें एक संपादक ह्यूगो गर्न्सबेक, वो स्पेलिंग उसमें ठीक नहीं हो पाई है, ह्यूगो गर्न्सबेक जो है वो संपादक थे और साइंस फिक्शन के नए युग का उनके साथ सूत्रपात हुआ। उन्होंने, वे स्वयं भी साइंस फिक्शन लेखक थे और उन्होंने अपनी कहानियों में आने वाले समय की संभावनाओं को दिखाया, नई आहटों को दिखाया विज्ञान की। और 1926 में उन्होंने कहा कि भाई ये जो नई विधा आ रही है लेखन की, ये जो कथा कहानी में विज्ञान बताया जा रहा है और जो कुछ खास तरह के लेखक लिख रहे हैं, ये तो साइंटिफिक फिक्शन है जिसमें साइंस भी है और फिक्शन भी है। तो उन्होंने साइंटिफिक फिक्शन नाम दिया और इसमें उन्होंने कहा कि जूल्स वर्न, एच.जी. वेल्स और एडगर एलन पो की कहानियां अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल एक नई विधा दिखाई देती है, ये साइंटिफिक फिक्शन है। 1926 में अमेजिंग स्टोरीज पत्रिका का प्रकाशन और संपादन शुरू किया। पत्रिका का उपशीर्षक था द मैगजीन ऑफ साइंटिफिक फिक्शन। उन्होंने सीधा ही कह दिया। उसके बाद 1937 में असली एक संपादक आए, युवा आदमी थे, जॉन डब्ल्यू कैंपबेल जूनियर कहलाते थे। एस्टाउंडिंग साइंस फिक्शन पत्रिका के वो संपादक बने। उन्होंने विज्ञान पर आधारित इस कथा विधा को पहली बार नाम दिया सन 1937 में साइंस फिक्शन। जिस साइंस फिक्शन की हम बात कर रहे थे, जिस पर इतने सारे लेखक पहले लिख चुके, वो एक पूरी विधा बन गई जिसका नामकरण हो गया साइंस फिक्शन, विज्ञान गल्प या विज्ञान कथा साहित्य। और उन्होंने थियोडोर स्टर्जियन, जिसकी हमने परिभाषा पढ़ी, रॉबर्ट ए हिनलिन, आइजैक असिमोव, यही वानगर्ट जैसे लेखकों को अपनी पत्रिका से जोड़ा। आर्थर सी क्लार्क की भी पहली विज्ञान कथा लूप होल जो है वो इन्हीं की पत्रिका में छपी थी।
1936 से 48 तक की अवधि साइंस फिक्शन में अमेरिका में स्वर्णकाल कहलाती है। वहाँ पाठकों ने इस विधा के लेखन का बहुत स्वागत किया और साहित्य की इस तरह से एक नई विधा बन करके उत्तरोत्तर इसकी प्रगति होती चलेगी। और ये न केवल अमेरिका में, ब्रिटेन के साथ ही ये सारे देश लिखे हुए हैं, रूस, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया, सारे यहाँ तक कि चीन और भारत में भी एक नई विधा बन गई। भारत में विज्ञान गल्प का जहाँ तक पता लगता है हमें, शुक्र भ्रमण जगन्नाथ राय की जो अब तक शोध हुआ है 1879 में तो ये छपी, 1857 में उन्होंने इसे लिख लिया था। अब तक हम लोग आचार्य जगदीश चंद्र बसु की कहानी को प्रथम कहानी मानते थे, लेकिन शोध से ये पता लगा है कि शुक्र भ्रमण प्रथम कहानी थी। और हिंदी में आश्चर्यजनक वृत्तांत डॉक्टर शिव गोपाल मिश्रा जी ने, मैंने उनके लेख में सबसे पहले पढ़ा कि अंबिका दत्त व्यास ने 1884 में उन्होंने इस तरह का वृत्तांत लिखा था और मराठी में तारेची हास्य 1916 में लिखा गया। और इसके अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान गल्प लिखा जाने लगा, जिसके बारे में सीमित समय में संभव नहीं है कि इतना सब कुछ कहा जा सके। और यहाँ आचार्य जगदीश चंद्र बसु की कहानी 1896 में निर्देशेर कहानी छपी थी। इसके अलावा इतने सारे लेखक आप देख रहे हैं, सब बांग्ला के लेखक हैं। मराठी विज्ञान गल्प मैंने बताया पहला कब लिखा गया, उसके बाद ये सारा आज की स्थिति में सबसे अच्छा जो विज्ञान गल्प है वो मराठी में लिखा जा रहा है। और उसके बाद इस भाषा में, जिसके बारे में शायद आपने न सुना हो, सबसे अधिक जो साइंस फिक्शन आज की तारीख में भारत में लिखा जा रहा है वह असमी भाषा में लिखा जा रहा है। और उसमें दिनेश शर्मा जैसे लोग और ये सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं। दिनेश गोस्वामी सर, भद्रता मापक यंत्र और ये सब इनके उपन्यास हैं, कथा संग्रह है। तमिल में सुजाता, अभी 2 साल पहले उनका निधन हुआ है, उन्होंने शुरू किया था। और सुजाता की वो कहानी थी जिसमें आप लोगों ने शायद रोबोट फिल्म देखी होगी, उसका मूल आधार जो है वो सुजाता की कहानी पर बनाया गया था। नेल्लायस मथु जो है ये आजकल युवा पीढ़ी के लोगों में से हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कन्नड़ में जो है 1940 में करीब कहानी पहली लिखी गई और राजशेखर भूसनूर मठ साहब से कई बार बात हुई और उन्होंने बताया कि इसमें ये कई लोग हैं जो कि कन्नड़ भाषा में लिख रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि पंजाबी भाषा का कभी जिक्र ही नहीं होता था विज्ञान कथा साहित्य में, कौन कर रहा है कहाँ। लेकिन जब उस पर पता किया तो पता लगा कि पंजाबी भाषा में तो बहुत लिखा गया है। इसमें एक कहानी, एक पुस्तक है बहुत ही, वो है डॉक्टर सुरेश रतन की। मुझे उनकी माताजी एक बार कहीं मिल गई इस तरह से बाल भवन में। उनका बेटा ये स्विट्जरलैंड में रिसर्च कर रहे हैं जीरेंटोलॉजी पर। उन्होंने एक किताब लिखी है जैसे बाबा कितने गए। बच्चा पूछता है वो बाबा दिखाई नहीं दे रहे, बाबा कहाँ चले गए। पूरा उपन्यास बच्चे को सारी मनुष्य की जिंदगी बता देता है कि बाबा कहाँ गए बेटा। इतने प्यार से उसको पूरे मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की पूरी कहानी के रूप में, लेख के रूप में नहीं, कहानी के रूप में बाबा कितने गए। इस तरह से टूटे दारियां दी दास्तां, जंगल टापू, सोने का रूख, इस तरह के तमाम उपन्यास उसमें लिखे गए हैं। हिंदी विज्ञान गल्प छूते छूते मेरा समय समाप्त हो रहा है और अधिकांश लोग हिंदी के बारे में जानते हैं। जैसा मैंने बताया आश्चर्यजनक वृत्तांत कहानी अभी भी हम लोग देखते हैं। चंद्रलोक की यात्रा हमें दिखाई देती है कि शायद 1900 में छपी हुई ये पहली कहानी थी, लेकिन इसमें सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, दुर्गा प्रसाद खत्री, यमुनादत्त वैष्णव, अशोक और राहुल सांकृत्यायन जी का नाम लिया ही, और इनके ओम प्रकाश शर्मा जी, कैलाश शाह, माया प्रसाद त्रिपाठी वगैरह, हम लोग जो कुछ हो सकता है हम लोग अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। तमाम नई पीढ़ी के बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं। दर्शकों के हिसाब से मैंने सारे नाम दिए हैं, हो सकता है कुछ नाम शायद जल्दबाजी में रह भी गए हों, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। तो बस आखिर में इस बात पर आते हैं कि विज्ञान गल्प लेखन के लिए चाहिए एक संवेदनशील हृदय, कथा कहने लिखने की एक कला और विज्ञान की जानकारी। कहानी अत्यधिक सटीक और भरपूर संतोष देने वाली विधा है, इसके अलावा इसकी कोई और परिभाषा हो ही नहीं सकती। H.G. वेल्स कह गए हैं, सॉरी। तो आइए कलम उठाइए या कंप्यूटर की कुंजियों पर उंगलियां चलाइए, विज्ञान कथा के बीज बोइए तथा कथा बीज अंकुरित होंगे, बढ़ेंगे और विज्ञान कथा पुष्पित पल्लवित होगी। हमारी शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद।